एक फ्लूइड के दो एंड्स पर अगर हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, हियर इज द फ्लूइड, ये फ्लूइड एक पाइप में हो सकता है, एक नहर में हो सकता है, कैनाल में, या कहीं पर भी हो सकता है। अगर हमने एक चीज पढ़ी है कि पास्कल्स लॉ से हर लोकेशन पर प्रेशर सेम होता है। अगर हमने इस पर इस तरफ से पंप लगाया और इस तरफ से पंप लगाकर यहां पर एक्सेस प्रेशर क्रिएट किया P1, अगर इस पर एक्सेस प्रेशर क्रिएट किया तो क्या होगा? यहां पर हमने प्रेशर क्रिएट किया और यहां का प्रेशर P2 है जो कि P1 से कम है। P1 is larger than P2. Then what will happen? The liquid will start flowing. The fluid will move. जैसे फोर्स में आपने पढ़ा है, if there are two forces in equilibrium, the object is in equilibrium, it is not in motion. But in case there is a resultant force, एक फोर्स बड़ा और एक छोटा हो गया, तो there will be a resultant force, and because of that resultant force, there will be acceleration. Acceleration is force upon mass. इसी तरह से फोर्स मीन्स प्रेशर। अगर तो प्रेशर P1 P2 बराबर है, देन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर P1 ज्यादा है और P2 कम है, P1 यहां पर पंप इसको इधर प्रेस कर रहा है और यहां P2 से एटमॉस्फेयर इसको इस तरफ प्रेस कर रहा है। If P1 is larger than P2, then what will happen? This force is larger. Then all the molecules will start moving due to acceleration, क्योंकि ये एक net force बन गया। So pressure difference creates motion in the fluid. ये एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, ये हमको याद रखना है, नोट कर लीजिए। प्रेशर डिफरेंस applies force which can create motion. अगर हमने उसको किसी चीज से बैलेंस नहीं किया तो उसमें मोशन होगा। तो फ्लूइड में मोशन होने का रीजन क्या हुआ? प्रेशर डिफरेंस। हमने एक जगह से पानी गिराया और वो स्लोप की तरफ नीचे जाता है, ढलान की तरफ नीचे जाता है। इसको प्रेशर से रिलेट करिए, तो इसको प्रेशर से इस तरह से रिलेट करेंगे। ये ग्राउंड से mgh1 और इसकी हाइट है h2, so this is mgh2. h1 is larger than h2. यहाँ एनर्जी ज्यादा है, यहाँ एनर्जी कम। so कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरफ जाना चाहता है? इन द कंडीशन ऑफ लोअर एनर्जी। इस तरह से यहाँ के ऑब्जेक्ट यहाँ जाना चाहते हैं, that is why it goes from higher potential, higher level to lower level. राइट? ये याद रखिए, इस तरह से ये जाएगा। और अगर हम इसमें से प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो वर्क और फोर्स में क्या रिलेशन होता है? फोर्स इज इक्वल टू dW by dr, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो फोर्स किसके बराबर हुआ? वर्क डन अपॉन dr, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क। तो यहाँ हमने डिफरेंशिएशन निकाला, तो यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी ज्यादा है, और डिफरेंशिएशन की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। सो दिस शोज दैट इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है? ये ऐसे ही यहाँ ओके, ये स्लोप के लिए हो गया, प्रेशर के लिए हो गया। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई लिक्विड फ्लो। तो अल्टीमेटली क्या है? द लिक्विड फ्लो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, राइट?
एंड इट फ्लोज, अगर एनर्जी का रिलेशन लेंगे, फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ओके, दिस इज द लिक्विड फ्लोइंग। लिक्विड जो फ्लो होता है वो दो तरह से फ्लो होता है, उसका नेचर हमने देखा फ्लो होने का, एंड वी फाउंड इट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर। ये उसी तरह का फ्लो है जैसे आपकी जब स्कूल से छुट्टी होती है और आप दरवाजे के बाहर फ्लो करते हो। किस तरह से फ्लो करते हो? देयर आर टू मेथड्स, सब स्कूलों में दोनों मेथड होते हैं। यहां पर एक स्टूडेंट है, दिस इज ए बी सी डी, ये 4 स्टूडेंट्स को बाहर निकलना है, ऐसे जाएंगे और यहां पर हमने इनको देखा ए बी सी डी ई। जो सीरियल यहां था वही सीरियल यहां, ये फास्ट हो सकते हैं। इस पॉइंट को जब ये क्रॉस करते हैं सबकी एक स्पीड होती है, फिर जब इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं एक ही स्पीड है, यहां क्रॉस करेंगे तब भी एक ही स्पीड है। इसका ये मतलब है, फिर से यहां से ये स्टार्ट किए, यहां वेलोसिटी इनकी 0 है, यहां वेलोसिटी 2 है, तो ए की भी 2, बी जब पार करेगा उसकी भी 2, और जब ई पार करेगा उसकी भी 2। यहां पर ए की वेलोसिटी 4 है, तो ई भी पार करेगा तो उसकी भी कितनी होगी? 4। ये एक तरह का मोशन है जो कि आप लोग कभी नहीं करते, ठीक है? तो आप लोगों का मोशन कैसा होता है देखिए। ओके, इसमें क्या हुआ? सी यहाँ पर बी के पीछे था, अभी सी कहाँ चला गया? बी के आगे चला गया। रास्ते में इसने क्या किया होगा? यहाँ पर जब बी था तो सी ने ऐसे जंप इधर से ओवरटेक किया इसको और इसके आगे चला गया, दौड़ के गया। इसी तरह से यहाँ पर ई डी के पीछे है, यहाँ पर डी पीछे हो गया और ई आगे हो गया, तो यहाँ पर ई भी ऐसे जंप करके गया। इस तरह से साइड से दोनों निकले और यहाँ आगे पहुंच गए, ये शेप बन गई। अब ये दो तरह के मोशन हैं, इन दोनों तरह के मोशन को हमने अलग अलग नाम दिए। इनको क्या क्या नाम दिए? ये जब इस तरह से ऐसे चलेगा तो इसको हम नाम देंगे स्ट्रीमलाइन मोशन। स्टेडी मोशन और स्ट्रीमलाइन मोशन। और ये जो दूसरे टाइप का मोशन बना, दिस वन, दिस इज टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन, तो ये है स्ट्रीमलाइन मोशन, दिस इज टर्बुलेंट मोशन। तो स्ट्रीमलाइन मोशन की प्रॉपर्टी क्या बनी? द पार्टिकल मेंटेन इट्स ऑर्डर This is streamline motion. They maintain the order. Maintain the order. जिसके पीछे जो है वही रहेगा। और किसी भी पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो हर पॉइंट की वेलोसिटी उस जगह पर एक समान रहेगी।
ओके, दिस इज स्ट्रीमलाइन मोशन। उसके बाद टर्बुलेंट मोशन। When particles do not maintain their serial order. And overtake each other. ओके, अगर टर्बुलेंट मोशन किसी पाइप में हो रहा है, पाइप के अंदर, तो देखिए क्या होगा। जब ये इसको ओवरटेक करके ऐसा जाएगा और यहाँ पर पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ये जब ऐसा जाएगा तो इसको पुश करेगा इस तरफ, ये जब ऐसा जाएगा तो इसको पुश करेगा बाहर की तरफ। टर्बुलेंट वाटर पाइप को पुश करेगा। क्यों? ये वाटर का पार्टिकल C है जो कि B को ओवरटेक कर रहा है। रास्ता कैसा बनेगा ओवरटेक का? ऐसा साइड से जाएगा और ऐसा जाएगा। तो यहां से जब ये ऐसा साइड से जाएगा तो इस सरफेस को क्या करेगा? पुश करेगा, राइट? इधर वाला जब इधर से ओवरटेक करेगा तो ये वाली सरफेस को पुश करेगा। तो जब टर्बुलेंट फ्लो होता है उस समय जिस पाइप में फ्लो हो रहा है उसकी वॉल पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, और अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में कोई भी ऐसा ओवरटेक नहीं करेगा, तो साइड की वॉल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, और इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर आने से ये पाइप फट सकता है। ओके, टर्बुलेंट मोशन और स्ट्रीमलाइन मोशन। ये स्ट्रीमलाइन मोशन में सब पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और रास्ते में यहां पर एक पिलर आ गया, एक पिलर रास्ते में आ गया। अब ये जो है यहां से इससे टकराकर ऐसे मुड़ेंगे, ये इससे टकरा जाएगा, ये इधर जाएगा, इससे टकरा के ये इससे टकराएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे ये वाटर सब इस तरह से मिक्सअप हो गया, भंवर जैसा पड़ता है, और आगे तो इसको बढ़ना है। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वाटर का, दैट मोशन इज टर्बुलेंट मोशन। ये टर्बुलेंट मोशन होता है। और स्ट्रीमलाइन में कैसा होगा? सभी स्ट्रेट एक लाइन में चलते जाएंगे, दैट इज स्ट्रीमलाइन मोशन। अच्छा, उसके बाद स्ट्रीमलाइन मोशन से, स्ट्रीमलाइन इज एडजेक्टिव, मोशन में हमने लगाया, उससे हम एक नाउन बनाते हैं, व्हाट इज ए स्ट्रीमलाइन। तो हमारा आंसर है द पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन मेक देमसेल्व्स ए स्ट्रीमलाइन। जैसे स्टूडेंट्स एक लाइन बनाते हैं और वो लाइन आगे निकलती है, उसी तरह से ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स की लाइन है उसको क्या बोलेंगे? वन स्ट्रीमलाइन। सो दीज आर स्ट्रीमलाइंस। उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? लाइंस से। ये सब स्ट्रीमलाइन है। एक चीज हो सकती है कि ये वाली स्ट्रीमलाइन में सबकी वेलोसिटी एक जैसी है, ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये वाली स्ट्रीमलाइन में सबकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसमें है 4 मीटर पर सेकेंड। ये सबकी वेलोसिटी है, तो ये स्ट्रीमलाइन मोशन है या नहीं है? तो हमारा आंसर है ये स्ट्रीमलाइन मोशन है। क्यों? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ओवरटेक नहीं कर रहा है कहीं भी, सब इन ऑर्डर चल रहे हैं, और इस लाइन वाले सब के सब एक स्पीड से चलते हैं, इस लाइन वाले अपनी स्पीड से, इस लाइन वाले अपनी स्पीड से। तो हम ये बोलेंगे दिस इज ए स्ट्रीमलाइन मोशन, बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग आर 3 स्ट्रीमलाइंस। One streamline moving with this, one with this, one with this.
इस तरह से स्ट्रीमलाइन को हम एज ए नाउन यूज करते हैं। तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विच इज मूविंग विदाउट ओवरटेकिंग ईच अदर एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी पार्टिकल एवरी पॉइंट विद द सेम स्पीड। ओके, तो ये हो गया स्ट्रीमलाइन। तो दो तरह का फ्लो हुआ, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम एक चीज और पढ़ते हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट क्यों होते हैं। कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो वो स्ट्रीमलाइन में जाएगा या टर्बुलेंट फ्लो में जाएगा, इसका फैसला कौन करता है? तो आंसर है इसका फैसला उसकी स्पीड करती है। स्पीड मीन्स एनर्जी ऑफ कोर्स। तो उसकी स्पीड इस चीज का फैसला करती है और एक पर्टिकुलर स्पीड तक कोई भी लिक्विड फ्लो होता है तो वो स्ट्रीमलाइन में फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन मेथड से फ्लो होता है। उससे ज्यादा अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो उसी का फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। और ये आप लोग जानते हैं, जब सर सामने रहते हैं तो आप लोग एक लाइन में चलते हैं और जब इधर उधर हुए तो सबकी स्पीड बढ़ जाती, और स्पीड बढ़ने से क्या होता है? ओवरटेक होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जब स्पीड बढ़ जाएगी। यही चीज हम जगह जगह देखते हैं। जब हम एक टैप को स्टार्ट करते हैं, पानी फ्लो उसमें से स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि टैप वाटर स्टार्ट करने से ऊपर से जो टैप से वाटर आएगा, यहां से जो पानी आता है, ये पानी हमको ट्रांसपेरेंट दिखता है। ट्रांसपेरेंट दिखता है, एक जैसा आते हुए दिखता है। नीचे आते आते क्या होता है? झाग जैसा हो जाता है और उसका अलग अलग दाने बन जाते हैं, चौड़ा ज्यादा हो जाता है, टूट जैसा जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड किस कारण से बढ़ती है? ग्रेविटी के कारण से उसमें एक्सीलरेशन लगता है, एक्सीलरेशन से स्पीड बढ़ जाती है। तो यहां पर उसका फ्लो शुरू में कैसा रहता है? स्ट्रीमलाइन, और बाद में कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट। ये है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई। तो इस तरह से एक स्पीड के नीचे फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा और उस स्पीड के ऊपर वो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा उसी लिक्विड का। ये वाली जो स्पीड है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो नोट करिए, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड critical velocity is that velocity of critical velocity is that velocity of flowing liquid beyond which its flow become turbulent. Yes. Sir, velocity of flowing liquid or fluid? Okay, fluid. ठीक है, इसको हम लोग फ्लूइड कर सकते हैं। फ्लूइड मीन्स ये एयर के लिए भी एप्लीकेबल है। एनीथिंग विच फ्लो इज फ्लूइड। तो जिस वेलोसिटी पर इसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा वो क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड वी विल कॉल इट VC. दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। या लिक्विड जाने का एक पाथ है, लिक्विड इज फ्लोइंग लाइक दिस, और इसका जो बॉटम है, दैट बॉटम इज दिस वे।
यहां पर ओपनिंग छोटी है, यहां पर ओपनिंग बड़ी है, यहां पर ओपनिंग और ज्यादा है। इस तरह से अलग अलग जगह पर ओपनिंग अलग अलग है। ये लोकेशन है ए बी सी। तो पर सेकंड कहां पर से पानी ज्यादा पास हो रहा है? ए से ज्यादा पार होगा, बी से ज्यादा पार होगा या सी से ज्यादा पार होगा? ओके, इट अपीयर्स लाइक दैट, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हमको ये लगता है कि सी से ज्यादा पानी पार होता है तो वो पानी आता कहां से? ए और बी से आएगा। तो मतलब सी से जितना पार होता है पर सेकंड उतना ही बी से आना पड़ेगा, तब तो सी से पार जाएगा। जब तक यहां से आएगा नहीं, यहां से जाएगा कैसे? और उसके बाद ये लोकेशन ऐसी हो गई, ये इस तरह से। अब ये बहुत ही छोटा हो गया ई। अब सी से या यहां डी से 1 सेकंड में 5 लीटर पानी जाता है। क्या वो पानी यहां जमा हो जाएगा या निकल जाएगा? हर 1 सेकंड में कितना पानी निकलना पड़ेगा? 5 लीटर, क्योंकि यहां जमा होने के लिए कुछ जगह नहीं। इसका क्या मतलब है कि जितना वॉल्यूम यहां पर से पास हो रहा है एवरी सेकंड, उतना ही वॉल्यूम यहां से हो रहा है, उतना ही वॉल्यूम यहां से हो रहा है, उतना ही वॉल्यूम यहां से हो रहा है। So in any streamline flow, the volume of liquid flowing per second is same. This is principle of continuity. Note करिए, during a streamline flow, during a streamline flow, the volume flowing per unit time, the volume flowing per unit time from every cross section is same. So during a streamline flow, the volume flowing per unit time through every cross section is same. यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है A2, यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसकी वेलोसिटी है V1, यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसकी वेलोसिटी है V2। लेकिन हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि दोनों में वॉल्यूम पर सेकंड सेम होता है। इसका ये मतलब है कि यहां से अगर वॉल्यूम V जाता है और यहां से वॉल्यूम V2 जाता है तो V1 और V2 दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। एवरी सेकंड दिस इज इक्वल टू V वॉल्यूम विच इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो V1 इज इक्वल टू V2। This is principle of continuity where V is what? Volume. इसमें वॉल्यूम और वेलोसिटी के लिए आप अलग अलग V यूज करेंगे ताकि आपस में कंफ्यूज ना हो। ओके, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। यहाँ पर अगर हम एक सिलेंडर बनाएंगे, ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, ये है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन और ये है इसकी लेंथ। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ और हाइट। तो ये क्या बनेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सिलेंडर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एरिया 1 लेंथ 1 इज इक्वल टू एरिया 2 लेंथ 2। दोनों को पर सेकंड बनाना है तो इसको हमने कर दिया T और इसको भी कर दिया T। लेंथ 1, लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो दिस इज A1 V1, दिस इज इक्वल टू A2 V2।
Now what is this V1 and V2? Velocities. A1 area. So we got this formula A1 V1 is equal to A2 V2 और यहाँ पर अगर एरिया A3 है और वेलोसिटी V3 है, A3 and velocity is V3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन A3 V3. So A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3 and so on. So area into velocity that remain same. इसका मतलब है जहां जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? एरिया अगर इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, तब तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा. दूसरी चीज हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए कांस्टेंट. अगर ऐसा होगा तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनेट हो गई? 1 upon area. This shows if area is large, velocity is less. If area is small, velocity is large. तभी यहाँ सब जगह एक जैसा लिक्विड फ्लो होता है. जहां पर एरिया छोटा हो जाएगा वहां पर वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में जितना यहां से फ्लो हो रहा है उतने ही लीटर यहां से भी फ्लो होना है. ये तभी हो सकता है जब वो यहां अपनी स्पीड को बढ़ा दे. तो लिक्विड फ्लो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने अभी समझा कि जहां जहां लिक्विड फ्लो में एरिया छोटा होगा वहां वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी. ओके. अब एक कैनाल में, एक नदी में वाटर फ्लो हो रहा है, हम ऊपर से उसको देखते हैं, हमको उसका बॉटम नहीं दिखता है, लेकिन कहीं पर हमको पानी स्लो जाते हुए दिखता है और कहीं फास्ट जाता हुआ दिखता है. जहां पानी फास्ट जा रहा होगा और जहां पानी स्लो जा रहा होगा, किस जगह पर डेप्थ ज्यादा होगी? चौड़ाई सब जगह बराबर है. जहां स्लो हो रहा है वहां पे डेप्थ ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी कहां कम होती है? जहां एरिया ज्यादा हो. और एरिया अगर विड्थ बराबर है तो एरिया हम कैसे निकालते हैं? विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. विड्थ तो सब जगह एक जैसी है, इसलिए जहां हाइट कम वहां एरिया कम, वेलोसिटी ज्यादा. जहां हाइट ज्यादा वहां पर एरिया बड़ा और वेलोसिटी कम. इस तरह से पानी के ऊपर से हम देख के पता लगा सकते हैं कि पानी कहां पर गहरा है. तो जहां पर पानी शांत होगा वहां पर गहराई ज्यादा. तो जिसकी गहराई ज्यादा होती है वो शांत रहता है. समझ रहे? ठीक है. और जिसकी गहराई कम होती है, जो ज्यादा अपना नॉलेज दिखाना चाहता है, वो यस उसकी स्पीड ज्यादा होती है, वो उछलता रहता है. वो नहीं. तो ये है, तो लिखिए इसको. द डीप वाटर ये जो कहावत बनी हुई है, डीप वाटर रन्स कम, मतलब गहरा पानी होगा तो उसकी स्पीड कैसी होगी? कम होगी. ये इस प्रिंसिपल से हमने बनाया. किस प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है. ओके. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और इसके लिए हम याद रखेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. ये इसका प्रिंसिपल है. और ये वाली चीज कभी कभी प्रूफ करने के लिए आती है. अगर ये चीज प्रूफ करने के लिए आती है दैट डीप वाटर रन्स कम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल मेक दिस डायग्राम और इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. उसके बाद हम इसको लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय V1. दिस इज विड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. विड्थ नदी की सब जगह एक समान है तो इसको हमने कैंसिल कर दिया. H1 V1 is equal to H2 V2. This shows that H is inversely proportionate to velocity. H means height of water.
So height of water, wherever velocity is less, height of water will be more. Depth of water will be more. So this is the proof which proves that the water runs slow wherever the depth is more. सर ऐसे Okay. पाथ में स्ट्रीमलाइन मोशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे में स्ट्रीमलाइन मोशन स्ट्रीमलाइन मोशन होता है और ये लॉ स्ट्रीमलाइन मोशन का ही लॉ है। ऐसे कि जिसमें वेलोसिटी अलग-अलग है। वेलोसिटी सर अलग-अलग होगी। राइट, वेलोसिटी अलग अलग है। हाँ, ये देखिए इसको स्ट्रीमलाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब पार्टिकल नंबर A गया तो उसकी वेलोसिटी थी 1, जब B यहाँ से गया तो भी 1, C यहाँ से गया तो भी 1, यही A जब यहाँ पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी है 3, तो B यहाँ पहुंचेगा उसकी भी 3, C की भी 3, D की भी 3, so every particle has same velocity passing a single point. यहाँ पर सब ने 1 वेलोसिटी से पार किया, कोई 2 नहीं हुआ। यहाँ पर सब ने 3 वेलोसिटी से पार किया, कोई 4 नहीं हुआ, कोई 2 नहीं हुआ। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? स्ट्रीमलाइन मोशन। इसलिए ये स्ट्रीमलाइन मोशन। एक और चीज, हम स्ट्रीमलाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करने का तरीका। अगर इसमें मुझे स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करना है, देन आई विल राइट दिस एज 1 स्ट्रीमलाइन एंड दिस किसी ने किसी दूसरे को क्रॉस किया नहीं किया, ये सारे पार्टिकल्स एक जैसी स्पीड से जाएंगे, ये सब पार्टिकल एक जैसी स्पीड से जाएंगे, ये सब एक। इस तरह से हम स्ट्रीमलाइन को बनाते हैं। तो स्ट्रीमलाइंस की कुछ प्रॉपर्टी बन गई। स्ट्रीमलाइंस की प्रॉपर्टी ये होती है, नो टू स्ट्रीमलाइंस क्रॉस ईच अदर। नोट करिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। एक अभी आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा, दैट इज प्रॉपर्टी। अनदर प्रॉपर्टी, नो टू स्ट्रीमलाइंस क्रॉस ईच अदर। ठीक है। थर्ड लिखिए, if the streamlines are close to each other, if the streamlines are close to each other, that indicates higher velocity. That indicates higher velocity. यहां पर आप देखिए नजदीक नजदीक कहां पर आ गई है, E के पास, तो वहां पर वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी? हायर। If they are close to each other, then velocity is higher. ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए लैमिनार फ्लो। ये लैमिनर शब्द हम लोग कहां यूज करेंगे? यस, लैमिना मीन्स प्लेन। तो जब नहर में, एक प्लेन नहर है, उसमें पानी फ्लो होता है, तो उस समय वाटर जो फ्लो होगा उसको देखिए किस तरह से रहता है। उसके नीचे की एक लेयर जो ग्राउंड के साथ लगी हुई है और ये ऊपर की लेयर है। ग्राउंड की अपनी स्पीड कितनी है? 0। इसके ऊपर जो वाटर की फर्स्ट लेयर ऐसे जाएगी फ्रिक्शन के साथ, या इसके साथ जो पानी चिपका हुआ है उसकी वेलोसिटी 0। उसके ऊपर वाली दूसरी लेयर, उसकी स्पीड उससे ज्यादा होगी। कैसे? देखिए, अगर हमारे हाथ में एक ताश की गड्डी है, एक ताश की गड्डी को हमने ऐसे पकड़ा, एक सरफेस पे ऐसे छोड़ दिया तो आप क्या देखेंगे? जो सबसे नीचे का कार्ड है वो पहले स्टॉप होगा, उसके ऊपर का कार्ड उसके ऊपर स्लिप होगा, आगे जाके रुका, उसके ऊपर का कार्ड और स्लिप होगा, उसके ऊपर का और स्लिप होगा। ये जो अलग अलग कार्ड है ये लैमिनास है, और ये जो फ्लो हो रहा है इनका कार्ड्स का, दैट इज लैमिनर फ्लो।
एक लैमिना चल रहा है, उसकी स्पीड कम, उसके ऊपर वाले लैमिनेट की और ज्यादा, ऊपर वाले लैमिनेट की और ज्यादा। जब लिक्विड किसी सरफेस के कांटेक्ट में फ्लो होता है तो इसी तरह से फ्लो होता है। जैसे ये एक सरफेस है जिसकी ये सरफेस अपनी जगह रुकी है, इसके साथ जो वाटर कांटेक्ट में है उसकी स्पीड है 0, इसके ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल है ऐसा रोल होके सब चल रहे हैं, उनकी स्पीड है 2। अब उनकी स्पीड 2 है उस ये लेयर की, इस लेयर के ऊपर और जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो अपनी इसके कंपैरिजन में अपनी स्पीड कितनी रखते हैं, 2 और ज्यादा, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 4। अब इसके ऊपर जो एक और लेयर है, चूंकि इधर से पंप प्रेशर लगा रहा है, उस लेयर की स्पीड 4 से 2 और ज्यादा 6, तो नीचे वाली लेयर 2, उसके ऊपर वाली लेयर 4, उसके ऊपर वाली 6, उसके ऊपर वाली 8। इस तरह से लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चलती है, और इस लेयर को हम लोग लैमिना कहेंगे और इस फ्लो को क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो। इस तरह का लैमिनार फ्लो प्लेन सरफेस में भी होता है और पाइप्स में भी होता है। पाइप में किस तरह का होगा, एक पाइप, उसके अंदर एक दूसरा पाइप पानी का, उसके अंदर पानी का तीसरा पाइप, उसके अंदर पानी का चौथा पाइप, इस तरह से एक पाइप इतना दूर, दूसरा पाइप और तीसरा, और इस तरह से उसमें से अलग अलग लेयर्स निकलते जाती हैं और अलग अलग प्लेन उसमें फ्लो होते जाते हैं। अगर हम इसको प्लेन सरफेस में लेंगे, ये प्लेन सरफेस है, तो इस पर ये वाटर की एक सरफेस है, उसके ऊपर वाटर की ये दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस, ये चौथी सरफेस, इस तरह से इसकी वेलोसिटी 2, इसकी 3, इसकी 4 और इसकी वेलोसिटी 5। इस तरह से एक एक लेयर की वेलोसिटी बढ़ते जाती है, और ये किसका एग्जांपल है, लैमिनार फ्लो। यहाँ पर एक पाइप है और इस पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका ये जो लेयर है ये सरफेस के साथ लगी हुई है और इसकी वेलोसिटी है 0। इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो इसके ऊपर वेलोसिटी रखती है 2, वो यहां तक जाती है ऐसे, और ये यहां से इस तरह से। इसके जो और नीचे वाली है वो इसके अंदर वाली, इसकी वेलोसिटी और ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी 4, और इसके अंदर एक और जाएगी, तो ये बाहर वाली लेयर कम स्पीड से, उसके अंदर की लेयर उससे ज्यादा, उसके अंदर वाली उससे ज्यादा, और ये सेंटर में जो लेयर रहेगी ये सबसे ज्यादा। इस तरह से लिक्विड फ्लो होता है। तो इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2, इसकी v3, इसकी v4, एंड द रिलेशन इज v4 इज लार्जर देन v3 इज लार्जर देन v2 इज लार्जर देन v1। ये लैमिनार फ्लो होता है। तो ट्यूब में जब भी लिक्विड फ्लो होगा इस तरह से फ्लो होगा। ये मत सोचिए कि पूरे क्रॉस सेक्शन का पानी एक जैसी स्पीड से बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है, इस तरह से फ्लो होता है एक्चुअली। स्पीड बढ़ क्यों नहीं, मतलब 0 से स्टार्ट होकर और इक्वल अमाउंट पे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि फ्रिक्शन है। ये जो पाइप था, ये पाइप की जो जैकेट है, ये जो पाइप का मटेरियल बना हुआ है, इसकी स्पीड क्या है, ये तो फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है, 0। इसकी स्पीड है 20। तो यहां पर अगर 0 के बाद वाटर 20 पे जाएगा तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो 0 वाला वाटर को अपने साथ चिपका लेता है फ्रिक्शन के कारण, और उस पर बहुत फोर्स लगाता है, फोर्स लगा के उसकी स्पीड को कम करके 18 कर देता है। अब उसके ऊपर की जो लेयर है
उसके इसने 18 स्पीड कम करके इसकी स्पीड 2 कर दी, 18 माइनस करके। अब इसके ऊपर जो लिक्विड है उसको ये नीचे से 2 स्पीड को मिल रही है और इसकी अपनी स्पीड है 20। तो 2 वाला 20 को ऐसे आगे जाना अलाउ नहीं करता, उसको फ्रिक्शन करता है, फ्रिक्शन करके उसकी स्पीड वो भी कम कर देता है, 16 कम कर देता है, 14 कम कर देता है, करके उसकी स्पीड क्या बचती है 6। फिर वो 6 से जा रहा है, उसके ऊपर वाला 20 की कोशिश करता है तो वो भी उसको कम कर देता है, लेकिन ये खुद ही 6 जा रहा है तो उसको वो 0 जैसा कम नहीं करता, वो थोड़ा सा और कम करता है तो वो 12 कर देगा। इस तरह से इसने इसको किया तो इसकी स्पीड बची 2, इसकी बची 6, इसकी बची 8, इसकी बची 15 और इसकी लास्ट में 20। नहीं, वो कोई नियम नहीं कि कितने अमाउंट में जाएगी, वो हमने ऐसे एक ग्रेडियंट बना लिया कि अगर इसकी स्पीड 20 है और इसकी स्पीड 0 है तो 20 to 0 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, राइट। ये सोच के हमने, क्योंकि इन दोनों के बीच भी वाटर की लेयर है, इन दोनों के बीच भी उसी लिक्विड की लेयर है, इनके बीच भी उसी लिक्विड की लेयर है, तो सबका फ्रिक्शन बराबर होगा। अगर फ्रिक्शन बराबर होगा तो वेलोसिटी का रिडक्शन भी बराबर होगा। सो दिस इज हाउ लिक्विड फ्लोज ऑन ए प्लेन एंड ऑन इन ए ट्यूब। प्लेन वाला तो आप देखते रहते हैं, अगर आपने एक ग्लास से, एक बकेट से एक मग पानी लेके ऐसे फर्श पर डाला तो वो पहले कुछ जगह को गीला करेगा, फिर वो रुक जाएगा, उसके ऊपर वाला और आगे जाएगा, उसके ऊपर वाला और आगे जाएगा, दैट इज लैमिनर फ्लो। इस तरह से वो आगे जाता है। ओके, सो दिस इज लैमिनर फ्लो। एनर्जी पजेस्ड बाय फ्लूइड। एक फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड अंडर मोशन, ये फ्लूइड इस तरह से मूव कर रहा है कि इसके सारे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। जैसे हमने एक ऐसे पाइप से इसका मूव करना देखा, वो पाइप इसका ऐसा बना हुआ है, इस तरह का एक पाइप बना हुआ है और यहां से हमने पंप लगाया लिक्विड को फ्लो करने के लिए। वो फ्लूइड इसमें जा रहा है और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो यहां पर उसके स्ट्रीमलाइंस बनेंगे, इस तरह से इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब का यहाँ पर एरिया है A1, यहाँ पर इसका एरिया है A2। यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है इसकी वेलोसिटी है V1 और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है V2। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी हाइट H1 है और इसकी हाइट H2 है। ओके, इस लिक्विड की अपनी कुछ डेंसिटी होगी, लेट अस से रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। ओके, अब इस लिक्विड के पास एनर्जी है या नहीं है और कौन सी एनर्जी है। तो एनर्जी का पहला फॉर्मूला देखिए, हर लिक्विड के पास, हर फ्लूइड के पास एक एनर्जी होती है उसके प्रेशर के कारण। प्रेशर और वॉल्यूम के कारण उसके पास एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज P into V। ये हमने काइनेटिक थ्योरी में भी किया है, बाकी जगह भी किया है। एनर्जी इज इक्वल टू PV। सो फर्स्ट वी हैव प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी P into V। देखिए एनर्जी क्या होता है, वर्क डन ऑन ए बॉडी। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ, फोर्स को हम प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ।
एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? वॉल्यूम. सो P इंटू V. तो PV is energy contained by a liquid which has volume V and pressure P. ठीक है, तो ये है एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, उसका फॉर्मूला. अब इसी फॉर्मूले के दो हिस्से हम और करते हैं, दो कंपोनेंट. अगर हम ये पूछेंगे व्हाट इज एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, तो ए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम V से डिवाइड करिए, P. सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है? प्रेशर के बराबर. दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इसके बाद लेते हैं एनर्जी पर यूनिट मास. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास PV अपॉन M. दिस इज P अपॉन रो. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, ये है डेंसिटी. सो दिस इज प्रेशर अपॉन डेंसिटी. फिर से व्हाट इज P? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज P अपॉन रो? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. ये दोनों किसके लिए है? पजेस्ड बाय फ्लूइड अंडर मोशन. ये इसके पास प्रेशर के कारण एनर्जी होती है. दूसरा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण होती है. और दोनों जगह पर हम देख रहे हैं कि हाइट अलग अलग है. एक जगह पर हाइट h1 और दूसरी जगह पे h2. तो दोनों जगह पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगी. ओके, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मास mg h. h कितना लेंगे? h1. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h. ये उसका जनरल फॉर्मूला. जहां हाइट h1 है वहां h1, जहां h2 है वहां h2. ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी. अब इसके भी हम ऐसे ही दो हिस्से कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज mgh अपॉन वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. सो दिस विल बी h रो g. h रो g. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. This is GH, right? लिक्विड के पास एक तीसरी तरह की भी एनर्जी होती है क्योंकि ये मोशन में है. और जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है. सो थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी. half mv square. What is v? Velocity. ओके, अब इसके भी हमने दो हिस्से कर लिए. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम.
half rho v square. Mass divided by volume, that is density. So kinetic energy per unit volume is half rho v square. और अब kinetic energy per unit mass, half v square. This is kinetic energy per unit mass. ये कैलकुलेशन के लिए, तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसके पास कितने रीजन से एनर्जी होती है? तो आंसर है 3 रीजन से एनर्जी होती है, क्योंकि कुछ तो उसका प्रेशर होगा, कुछ उसकी ग्राउंड से हाइट होगी और कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। प्रेशर के कारण प्रेशर एनर्जी, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण, और वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से एक फ्लो होते हुए लिक्विड में इतने तरह की एनर्जी होती है। इस एनर्जी के बेसिस पर बर्नौलीज थ्योरम बना। बर्नौलीज थ्योरम ये बताता है कि थ्रू आउट ए स्ट्रीमलाइन मोशन द टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। ये चीज हम लोग छोटे रूप में पहले पढ़ चुके हैं। जब हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक भी होती है, और हमने प्रूफ किया था एट एवरी पॉइंट सम ऑफ द टू एनर्जी इज सेम। उसके पास प्रेशर नहीं था, तो इसके पास प्रेशर और आ गया। प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और तीनों का सम करेंगे तो टोटल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी, हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड विच इज इन फ्लो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। नोट करिए बर्नौलीज थ्योरम। In a fluid under streamlined flow, in a fluid under streamlined flow, the total energy at every point remain constant. Total energy at every point remain constant. ठीक है? क्योंकि कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि हर जगह वॉल्यूम उसका एक जैसा जाएगा, मास उसका एक जैसा जाएगा। इसका ये मतलब है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या टोटल एनर्जी पर यूनिट मास that will remain constant at every point. So what does it give us? At this point, how much is the total energy? So for